नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन कोशर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड काउंसलर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे साइकोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एंड अभी आप जैसा देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज द टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी यानी सीटी कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें सबसे पहली थेरेपी फॉर्मुलेट की गई थी बाय एल्बर्ट एलिस इन द अर्ली 1950s, जहां पर उन्होंने मेंशन किया था बाय द टर्म ऑफ आरटी, रेशनल थेरेपी। उसके बाद उसके रिवीजन हुए तो रेशनल इमोटिव थेरेपी RET, एंड उसके आगे और रिवीजन हुए, वो भी एल्बर्ट एलिस ने ही करे। तो पता चला दैट इट इज नॉट अबाउट ओनली इमोशंस एंड थॉट्स, इट इज मोर कनेक्टेड टू द बिहेवियर। सो उसमें बिहेवियर का एस्पेक्ट भी एड ऑन किया गया, एंड नाउ दिस थेरेपी इज नोन बाय द नेम एज REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हमारे पास कुछ चीजें होती हैं मेन पॉइंट्स समझने के लिए, जो कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी समझ सकते हैं। मैं आपको इन एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। इसमें आता है हमारे पास ABC मॉडल, जिसका आज रिवीजन हो चुका है, नॉट टुडे बट अब जिस थेरेपी से इस चीज को ट्रीट किया जाता है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ABCDEF मॉडल, जिसमें मैं ये सारे टर्म्स आपको थ्रू एग्जाम्पल्स समझाऊंगा। बिकॉज आई एम सिंस अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं आपको एक इजी फॉर्मुलेशन मैनर में समझा सकता हूँ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि ये थेरेपी किस तरीके से यूज की जाती है या इसका एक मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है इस थेरेपी का, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो लिख सकें। स्टार्ट करते हैं REBT या RET के फॉर्मुलेशन को और समझते हैं। एल्बर्ट एलिस ने ये थेरेपी इसीलिए इन्वेंट करी थी, फॉर्मुलेट करी थी, क्योंकि जो इससे पास्ट की थेरेपीज थी, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, नियो फ्रॉइडियन थेरेपी, ये सारी थेरेपीज सिर्फ आपके पास्ट को ही एनालाइज करके आपको प्रेजेंट में बताती थी कि आपका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, आप जिस तरीके से एंग्शियस है या आप सफर कर रहे हैं एंजाइटी में या डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं या एक्सट्रीम सैडनेस के फेज में चले जाते हैं, somehow that is linked to your past and especially your childhood। ठीक, तो आपके चाइल्डहुड में कुछ पैटर्न्स डेवलप हुए हैं जिनकी मदद से आपके ईगो एंड अनकॉन्शियसनेस में वो चीज स्टेबलाइज हो गई है एंड स्टेगनेंट हो गई है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रेस में आ जाते हैं प्रेजेंट में। ठीक, बट वहीं पर एल्बर्ट एलिस का मानना था कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिविजुअल डिस्ट्रेस में आ रहा है और वो डिस्ट्रेस किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस की वजह से हुआ है, किसी इंटरनल सर्कमस्टेंस की वजह से हुआ है, तो उसमें पास्ट का लिंक सिर्फ इतना है कि वो आपको किस तरीके से इफेक्ट देगा, बट आपके करंट थॉट और आपके करंट बिलीव्स एंड आपके करंट बिहेवियर्स का पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं था, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस। जिस वजह से एल्बर्ट एलिस ने एक नई थ्योरी फॉर्मुलेट करी, जिसमें उन्होंने नाम रखा रेशनल थेरेपी। इसमें इन्होंने ये चीज बताई थी दैट जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण होता है प्रेजेंट सिचुएशन में, वो होते हैं आपके इर्रेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स, यानी कि आपके एक ऐसे थॉट्स जो कि इर्रेशनल है। इर्रेशनल थॉट्स आर दोज थॉट्स जिनका हमें एविडेंस प्राप्त नहीं होता, हमें उनका सोच विचार करने पे एविडेंस नहीं मिल पाता। ठीक, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिसमें बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक किया जाता है और उसके बाद ABC मॉडल या ABCDEF मॉडल को अप्लाई किया जाता है टू द क्लाइंट। अब इसमें जब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का मतलब पता चला कि इर्रेशनल थॉट्स आते हैं। इर्रेशनल थॉट्स अगेन आर दोज थॉट्स जिनका एविडेंस ना मिले, जिनके बारे में आप अगर क्वेश्चन करें, चाहे खुद से करें, चाहे जो इरेशनल थॉट दे रहा है, आ रहा है उसके मन में, आप उससे क्वेश्चन करें तो वो उसका एक वैलिड या एक जेन्युइन आंसर नहीं दे पाता। सो वहां पर एक कंडीशन आती है कि ये थॉट जो है इलॉजिकल है, इरेशनल है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठ रहा, और उसकी वजह से वो बिहेवियर कर बैठता है। ठीक, तो वहीं पर ये मैल फंक्शन बिहेवियर जो है आपके कंसिक्वेंसेज में नजर आता है। अब हम इसको समझते हैं कि ABC मॉडल क्या होता है। ठीक, ABC मॉडल में अगेन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 3 अल्फाबेट्स हैं और हर अल्फाबेट का हमारे पास एक मीनिंग है। A स्टैंड्स फॉर एंटीसीडेंट्स, यानी कि जो सिचुएशन, जो पर्सन, जो इवेंट वो घटना करवा रहा है जिसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है। ठीक, तो वो होता है एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट के बाद डायरेक्टली आता है कंसीक्वेंस। ठीक, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि बिलीफ क्यों नहीं आता है बीच में। एंटीसीडेंट जैसे ही हुआ, आपके मन में
कोई थॉट आया बट वो आपको तब पता नहीं चलता है, आप डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बढ़ जाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है या नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। ठीक, इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू द बिलीफ्स, ये कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं बिलीफ सिस्टम की वजह से। जब तक ये उस इंडिविजुअल को पता नहीं चलता, जिसे हम साइकोलॉजी में इनसाइट कहते हैं, जब तक इनसाइट नहीं आता दैट कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा रिस्पॉन्स उस कंडीशन की वजह से तो बहुत माइनर फैक्टर में था, बल्कि ज्यादा फैक्टर हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम का था। जब तक ये चीज समझ में नहीं आती है, वो सेम रिस्पॉन्स उसी डिस्ट्रेसिंग इवेंट के लिए या उसी इवेंट के लिए जो कि डिस्ट्रेसिंग था भी नहीं बट उसके इमोशनल रिस्पॉन्स की वजह से बन जाता है। जब तक ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके इस बिलीफ सिस्टम की वजह से कनेक्टेड हैं, तब तक आप में इरेशनल थॉट्स और इरेशनल बिलीफ्स बनते रहते हैं। अब ये बिलीफ्स होते क्या हैं? हिंदी में इनको मान्यताएं कहते हैं। मान्यताएं हमारे कॉन्शियस में डीप रूटेड की जाती हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर एंसेस्टर्स, या फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, या फ्रॉम आवर ओन लर्निंग। ठीक, एन आइडिया दैट समथिंग इज ट्रू, ये एक आइडिया है, इसीलिए मैंने आइडिया के वर्ड को हाईलाइट किया है, बिकॉज दैट थॉट इज नॉट रियल। यहां पर लोग उस थॉट को रियल मानने लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट थॉट। सो दैट इज द कॉज ऑफ हैविंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द इरेशनल थॉट्स। क्योंकि जब तक वो इरेशनल थॉट रियल लगता है, आप उस रियल थॉट की वजह से कंसिक्वेंसेस करते हैं। एन आइडिया दैट समथिंग इज ट्रू, वो एक आइडिया है, एक सोच है, जहां पर मस्ट और शुड आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत पढ़ाई करी बट तब भी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ये तो जाना चाहिए था। ये जाना चाहिए था एक कंडीशन है। भाई क्यों जाना चाहिए था? अगर आपने पढ़ाई 3 घंटे पढ़ी है, 3 घंटे आपने पढ़ाई करी, बट 3 घंटे में आपने 2 घंटे इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा, रील्स देखा, शॉर्ट देखा, गेम खेली, सीओडी, पबजी, फ्री फायर, जो खेलना खेला, 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं एंड कह रहे हैं कि मैं टोटलिटी में 3 घंटे पढ़ा और उसके बाद मुझे तो पास हो जाना चाहिए था, अच्छे नंबर आ जाने चाहिए थे। देन दैट इज द प्री कंडीशन। वहीं पर वो एक इरेशनल बिलीफ है। भाई नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द आइडिया कि आप 3 घंटे पढ़े थे, दैट इज नॉट रियलिटी। तो यहां पर ये बिलीफ सिस्टम ब्रेक करवाया जाता है थ्रू सब्सिक्वेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस एंड सेशंस। उसके बाद ये थोड़ी और रिविजन्स हुई तो पता चला जी ये इसका सॉल्यूशन बनता है। मैंने इसीलिए इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिखा है, क्योंकि ये तो कॉजिंग फैक्टर है, ये सॉल्यूशनल फैक्टर है। इस चीज से सॉल्यूशन मिलता है। ABC, एंटीसीडेंट, बिलीफ, कंसिक्वेंस। उसके बाद उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कैसे किया जाता है? बाय डिस्प्यूट करवाया जाता है, जो कि एक थेरेपिस्ट करवाता है, एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट करवाता है। डिस्प्यूट किस चीज में? डिस्प्यूट आपकी इरेशनल बिलीफ और कंसिक्वेंसेस में, थ्रू नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, जो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग ऐसी क्वेश्चनिंग होती है जहां पर आप डायरेक्टली ये चीज नहीं पुट आउट करते हैं कि ये थॉट तो गलत है, आप इस थॉट को मत सोचो, एक ऑल्टरनेटिव थॉट सोचो। दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो। दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इनसाइड REBT और RET थेरेपी। वहां पर डिस्प्यूट करवाया जाता है। डिस्प्यूट के भी हमारे पास उसमें डिस्प्यूट के फैक्टर्स होते हैं। डिबेट करवाया जाता है, डिबेट बिटवीन द क्लाइंट्स इरेशनल एंड रेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। उसके बाद डिस्क्रिमिनेट किया करवाया जाता है। वो क्लाइंट खुद ही डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है कि हाँ ये मेरा इरेशनल थॉट है, ये मेरा रेशनल थॉट है। अब वो रेशनल थॉट की तरफ जब वर्क करता है तो वो उस रेशनल थॉट को डिफाइन करता है इन अ मोर सिस्टमैटिक मैनर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो अब वो एंटीसीडेंट के बाद जो बिलीफ आता है वो एक रेशनल थॉट होता है, जिसकी वजह से वैसा नेगेटिव रिस्पॉन्स इमोशंस का या बिहेवियर का नहीं दिखता। एंड दैट इज हाउ अ क्लाइंट और अ पेशेंट इज ट्रीटेड। बट जितना कहने के लिए आसान है उतना करना बहुत मुश्किल है इस चीज को, क्योंकि क्लाइंट्स के बिलीफ्स बहुत ज्यादा रूटेड होते हैं उनके पेरेंट्स की वजह से, उनके सोसाइटी की वजह से, जिसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ सेशंस। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट।
कि जब डिस्प्यूट हो गया है बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल थॉट, अब उसका इफेक्ट क्या आ रहा है उस क्लाइंट पर, क्या वो समझ पा रहा है उस चीज को, या वो और ज्यादा डिस्ट्रेस में जा रहा है। अगर और ज्यादा डिस्ट्रेस में जाता है देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाई जाती हैं। उसके बाद हो सकता है इसको कंबाइन करवा दिया जाए थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि एरन बेक के द्वारा दी गई है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है देन उस क्लाइंट में एक नई फीलिंग उजागर होती है, उसे एक नया थॉट आता है, जिसकी वजह से वो नई फीलिंग एक नए कंसिक्वेंस को जन्म देती है। एंड दैट इज हाउ द होल REBT इज कंडक्टेड थ्रू अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट। एंड आज की वीडियो में मैं REBT को ही एक्सप्लेन करूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा ऑन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, जहां पर एक चीज मैं और मेंशन करूंगा जो कि कंबाइंड है REBT और CBT के साथ, दैट इज द बिलीफ सिस्टम, जहां पर उनको कोर बिलीफ कहा गया है, कोर स्कीमा कहा गया है, जहां पर उसको बिलीफ सिस्टम कहा गया है। बिलीफ सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। I believe that I should be perfectly competent, adequate and achieving to be considered worthwhile. ये एक पहला इसका कंडीशन है। I believe I must be loved or approved of by virtually everyone whom I contact with. मैं जिसके साथ भी मिलूं जरूरी है कि वो मुझे पसंद करे और मुझे लाइक करे, मेरी बातों को समझे। ठीक, मैं समझूं ना समझूं बट वो समझे, दैट इज अ मस्ट। Unhappiness is caused by circumstances that are out of my control. यहां पर भी ये भी एक बिलीफ सिस्टम है जो कि इरेशनल है। सारी की सारी अनहैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं होती है, ये हमने अभी समझा। कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिनकी वजह से वो डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, थे भी नहीं, बट कंसिक्वेंस ऐसा बन जाता है, आप रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं उस इवेंट को जिसकी वजह से वो एंटीसीडेंट, वो इवेंट आपको डिस्ट्रेसिंग लगता है। बट अब ये नहीं देखते हैं कि आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स कितने उस समय डिस्प्यूटेड थे, गलत थे, जहां पर आप उस इवेंट को ही डिस्ट्रेसफुल समझ चुके। ठीक, सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट RET एंड REBT। नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अबाउट CBT। सो थैंक यू सो मच टिल देन, एंड मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।